नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको डाइवोर्स यानी कि तलाक से जुड़े हुए आपके अधिकार के बारे में आपको जानकारी देंगे। एक तलाक किसी भी जोड़े के लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। अगर कोर्ट में तलाक की लड़ाई लड़ी जाए तो ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला और महंगा मामला हो सकता है। यहाँ तक कि जोड़े जो तलाक के लिए आपसी रूप से सहमत होते हैं, उन्हें भी ये साबित करना होता है कि अदालत में याचिका डालने के 1 साल पहले से वो अलग रह रहे हैं। भारत में तलाक के लिए अधिकांश व्यक्तिगत मामलों के नियम धर्म से जुड़े हुए हैं और एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक मिल सकता है। या तो पति पत्नी दूसरे की सहमति के बिना तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं और जब पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत होते हैं तो अदालतें आपसी सहमति से तलाक याचिका स्वीकार किए जाने पर विचार करती हैं। हालांकि दंपति को 1 साल या 2 साल के लिए संबंधित अधिनियम के अनुसार अलग होना चाहिए और ये साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि वे एक साथ नहीं रह पाए हैं। अक्सर यहाँ तक कि जब पति या पत्नी अनिच्छुक होते हैं तभी वे इस तरह के तलाक के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि अन्य तलाक के मामले अपेक्षाकृत सस्ता है और एक विवादित तलाक के रूप में दर्दनाक भी नहीं है। बच्चों की हिरासत, रखरखाव और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों पर पारस्परिक रूप से सहमति बनाई जा सकती है और ऐसे में 3 पहलू हैं जिनके बारे में एक पति और पत्नी को आम सहमति तक पहुंचना होता है। पहला, गुजारा भत्ता या रखरखाव का मुद्दा। कानून के अनुसार समर्थन की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। दूसरा विचार बच्चे की कस्टडी का है। पति पत्नी की समझ के आधार पर आपसी सहमति से तलाक में बाल हिरासत को साझा या फिर संयुक्त या केवल एक पक्ष को भी दिया जा सकता है। तीसरा पहलू संपत्ति है। पति और पत्नी को यह तय करना होगा कि किसको कितनी संपत्ति मिलनी है। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। बैंक खातों की राशि दोनों पक्षों में विभाजित होनी चाहिए, लेकिन ये तब तक मान्य नहीं जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर सहमति नहीं दी जाती। अदालत के निर्णय के आधार पर आपसी सहमति से तलाक की अवधि 6 से 18 महीने तक होती है। आमतौर पर अदालतें आपसी सहमति से तलाक के मामलों को जल्द से जल्द खत्म करना पसंद करती हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ग्रवित विनायक, जो आपको जानकारी देंगे। ग्रवित विनायक आपको डाइवोर्स से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका डाइवोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरवानी जी आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि फोन लाइन कौन सी है जिस पर आप कॉल करके बाकायदा जानकारी ले सकते हैं। तलाक से संबंधित जो कानूनी दावपेच है उस बाबत जानकारी आप हमारे मेहमान से ले सकते हैं। फोन नंबर से 7065013841 और दूसरा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 8377009636 से। तो तलाक से जुड़ी हुई जानकारी आप बाकायदा यहाँ पर ले सकते हैं। फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉल करके आप तलाक से संबंधित जो कानूनी दावपेच हैं उस बाबत जानकारी ले सकते हैं। 7065013841 और उसके अलावा 8377009636। और जानकारी देने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको बताएंगे कि आखिर डाइवोर्स अगर कोई भी दंपति लेना चाहता है तो किस तरीके से और क्या प्रक्रिया होती है। ग्रवित विनायक जी, अगर देखा जाए तो डाइवोर्स एक प्रक्रिया जो किसी भी कपल के लिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे दर्दनाक समय होता है। हालांकि नई जिंदगी की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है उसे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर किन हालातों में जो डाइवोर्स है वो संभव होता है। देखिए, डाइवोर्स बेसिकली 2 तरीके से। एक तो कंटेस्टेड डाइवोर्स कि जहां पर दूसरी पार्टी अपने आप को डिफेंड करती है। दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टी आपसी सहमति के जरिए स्टेटमेंट देकर डाइवोर्स ले सकते हैं। बट कैच 1 साल का सेपरेशन पीरियड जरूरी है बिफोर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स, जो कि एक ही तरीका है। और 6 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद सेकेंड फाइलिंग होती है। 2 बार फाइल होगा म्यूचुअल में। एक बार एप्लीकेशन, फिर 6 महीने का वेटिंग पीरियड, देन
सेकंड मोशन, और उसके बाद डाइवोर्स की डिग्री दी जाती है। ये तो रहा म्यूचुअल का प्रोसीजर। अब है एक कंटेस्टेड डाइवोर्स, जिसमें विभिन्न विभिन्न तरीके से एक ग्राउंड दिए गए हैं। इसमें एडल्ट्री है, क्रूअल्टी है, डिजर्शन है, गृहस्थी छोड़ देना, वह भी एक ग्राउंड है। अनसाउंड माइंड का होता है। ठीक है, ये सब अलग अलग तरीके के हैं फॉर ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। बट इसमें आपको अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज, सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट खास उस वो कहता है कि शादी से 1 साल का समय आपको बिताना होगा, उसके बाद ही आप डाइवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अनलेस कि कोई एक्सेप्शनल हार्डशिप जिसकी वजह से आपको विद इन 1 ईयर, फर्स्ट ईयर ऑफ द मैरिज डाइवोर्स दाखिल करना। ये सेक्शन 14 है। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है तो आप विद इन फर्स्ट ईयर भी फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज इन रूटीन केसेस 1 साल का वेटिंग पीरियड आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये बेसिकली डाइवोर्स के ग्राउंड है और ग्राउंड डाइवोर्स का प्रोसीजर। और इसी तरीके से मुस्लिम लॉ में भी है। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ वाइफ एंड डाइवोर्स एक्ट है। फिर उसके बाद क्रिश्चियन मैरिज डाइवोर्स एक्ट है। फिर स्पेशल मैरिजेज एक्ट है। देन पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, जिनमें लगभग सेम ही तरीका दिया गया है इंडियन मैरिज एक्ट में। मोर और लेस सेम प्रोसीजर और ग्राउंड भी सेम ही है। मोर और लेस दो चार ग्राउंड आगे पीछे कम ज्यादा है, बट मोर और लेस सेम। ये हमारा बेसिक आउटलाइन है डाइवोर्स इन इंडियन लॉ। ठीक है, लेकिन ग्रवी जी अगर देखा जाए तो ये जो डाइवोर्स की प्रक्रिया है, ये क्या अलग अलग धर्मों या समुदाय के लिए डिवोर्स की यही प्रक्रिया होती है या फिर अलग अलग प्रक्रिया होती है धर्मों और समुदाय के हिसाब से? जी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। किस पे लागू होगा? हिंदू, जैन से बुद्धिस्ट और सिख, 4 तरीके के समुदाय का हम केस दाखिल करेंगे डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ में, और क्रिश्चियन है क्रिश्चियन मैरिज डाइवोर्स एक्ट में। अगर इंटर कास्ट है या इंटर रिलीजन है, इंटर रिलीजन आप कहते हैं, तो स्पेशल मैरिजेज एक्ट में। और पार्टीज है तो पार्टी मैरिज डाइवोर्स है। इसी तरह सब समुदाय का धर्म का अलग अलग तरीके से किया गया, जिसके लिए आजकल चल भी रहा है यूसीसी आना चाहिए। अभी कल ही दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बात थी, सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक ये भी कंडीशन आती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो दंपति हैं वो आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत होते हैं, तो ये जो परिस्थिति है वो कब बनती है? और ख़ास तौर पे अगर आपसी सहमति से जो तलाक की प्रक्रिया है उसके कानून क्या होते हैं? जो आपसी सहमति से है वो बेसिकली इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है बेसिकली। हमारी हस्बैंड की और वाइफ की आपस में मैरिटल लाइफ नहीं चलती, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, हम रह ही नहीं सकते साथ। तो 1 साल का वेटिंग पीरियड सेपरेशन का, वर्ड इज सेपरेशन। म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन दाखिल करने से इमीडिएटली पहले 1 साल का सेपरेशन होना जरूरी, तभी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन दाखिल होती है। और 2 पार्ट की होती है, ये बात का ध्यान रखें। फर्स्ट पार्ट, उसको अलाउड होने के बाद 6 महीने का एक रिकॉन्सिलिएशन पीरियड दिया जाता है कि आप रिकॉन्सिल करके दोबारा अपनी गृहस्थी दिखाइए। बट अगर वो भी 6 महीने में नहीं पाता, कोर्ट सेकेंड मोशन में फाइनल डिग्री पास कर देती है। लेकिन एक जजमेंट अभी कुछ साल पीछे आई थी, उसमें ये 6 महीने पीरियड भी वेव ऑफ कर दिया गया अंडर पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस। ये 6 महीने वेटिंग पीरियड में आपके वेव ऑफ हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है फॉर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। जी,
बिल्कुल ग्रवे जी, यहाँ पे तलाक से संबंधित और भी कई सवाल हैं। गुजारा भत्ता क्या होता है और क्या अवधि होती है, इस बाबत भी आपसे सवाल करेंगे। ग्रवे जी, गुजारा भत्ता भी एक शब्द आता है और कई बार देखा जाता है कि मसला यहाँ पर बहुत अटकता है और बड़ा लंबा खिंचता भी है। तो ऐसे में ये इसकी सही मायने में परिभाषा क्या है और कब इसकी मांग की जा सकती है? और साथ ही गुजारा भत्ता की जो अवधि है, मात्रा है, क्या वो भी प्रभावित करने वाले कारक आखिर क्या हो सकते हैं? जैसे गुजारा भत्ता 2 से 3 अलग-अलग कानूनों में। हम्म, सबसे पहले सीआरपीसी, दंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के नाम से एक सेक्शन है जहाँ पर गुजारा भत्ता क्लेम किया जा सकता है। उस पोजीशन में जहाँ हस्बैंड विलफुली मेंटेन करने से अपने आप को रिफ्रेन करता है, ये तो है सेक्शन 125। फिर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में है, जहाँ पर एक्सपेंसिव पेंडेंट लाइफ दिए जाते हैं। उसमें एक कैच इज बिल्डिंग पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई हस्बैंड या वाइफ बीच में केस दाखिल होता है और चलता है, तो उस अवधि के दौरान ही सेक्शन 24 में पेंडेंसी लाइफ एक्सपेंसिव मिली। और तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पर सेक्शन 12 की एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, जिसमें न सिर्फ गुजारा भत्ता, रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, अपना स्त्री धन वापस लेने का ऑर्डर, इस तरीके के 4-5 ऑर्डर आप क्लेम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर भी क्लेम कर सकते हैं बिना हस्बैंड की सुनवाई। ये भी प्रावधान दिया गया। जी बिल्कुल। तो ये सब हमारे कानून में लिखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पर क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है, अगर जो तलाक का प्रोसेस होता है, क्या इसमें कोई ऐसी भी परिस्थिति होती है जिसमें जो खासतौर पे जो गुजारा भत्ता होता है उस बाबत अगर मना किया जाए या फिर जो पति है उसकी तरफ से मना किया जाए, ससुराल वालों की तरफ से मना किया जाए, तो इस बाबत भी दूसरे स्टैंड हो सकते हैं क्या? अगर गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता जी। डिस्पाइट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बावजूद भी कोई गुजारा भत्ता नहीं देता है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराया जाता है, एग्जीक्यूशन कराई जाती है, एनफोर्स कराया जाता है बाय वे ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट की जा सकती है प्रॉपर्टी, ये सीपीसी सेक्शन 7 में भी लिखा हुआ है। और अदरवाइज उस व्यक्ति को यानी कि हस्बैंड को जेल भी भेजा जा सकता है और नॉन पेमेंट ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, सबका प्रावधान सेक्शन 125 में भी है, सेक्शन 12 में भी है, डीवी एक्ट और एक्यूएन में भी। ठीक है। और यहाँ पर एक और समस्या आती है बच्चों की कस्टडी को लेकर। अगर जो कपल है, जो दंपति है, उनका बच्चा है, तो उसकी कस्टडी को लेकर भी कई सवाल उठ जाते हैं। तो ये कैसे तय की जाती हैं? और तलाक लेने के लिए आखिर खर्च, अगर प्रोसीजर शुरू होता है तो लगभग वो कहाँ तक पहुँचता है? देखिए, जहाँ तक कस्टडी का सवाल है, कस्टडी का डीवी एक्ट में भी दिया जा सकता है विदाउट फाइलिंग डाइवोर्स। बट अगर नौबत तलाक की ही है और तलाक का ही केस दाखिल होता है, तो उसमें भी कस्टडी मांगी जा सकती है। और जहाँ तक है समय सीमा की, समय सीमा यूजुअली साल भर में एटलीस्ट कस्टडी का ऑर्डर डिसाइड हो जाता है। अदरवाइज केस जहाँ तक चलना है, आप इसकी कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते, तब तक केस चलेगा। इसका एंड रिजल्ट कब आएगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते। इसमें विभिन्न फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। कभी स्ट्राइक है, कभी जोकर पिछले, कभी वकील पर नहीं है, कभी पार्टीज ही नहीं आई है। इसलिए विभिन्न फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि केस कब तक चलेगा। इसलिए आप अफर्मेटिवली नहीं कह सकते कि केस कितने समय तक चलेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर ये भी क्या तय होता है ग्रवे जी कि अगर तलाक के प्रोसीजर शुरू हो जाता है, मान लीजिए कोई और रास्ता नहीं मिलता है सहमति के लिए, तो फिर दस्तावेज का जो जिक्र किया जाता है, किस तरीके के दस्तावेज हैं जिसको बाकायदा कोर्ट में दिखाना पड़ता है तलाक के लिए? जो भी केस दाखिल करते हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, हमारा सिस्टम है एडवर्सरी सिस्टम। जो भी कोर्ट जाएगा प्रूफ उसे ही देना है। अगर आप क्रुएल्टी का ग्राउंड लेते हैं तो क्रुएल्टी प्रूव करनी होगी कि मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है, इसके ग्राउंड पर डाइवोर्स लिए आए। इन द एंड जो भी केस दाखिल करेगा प्रूफ उसी को करना है, ना कि जिसके अगेंस्ट दाखिल किया गया। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो
दाखिल कर रहा है यहाँ पर तलाक के लिए याचिका डाल रहा है, उस बाबत उसी को साबित करना होगा कि किस रीजन की वजह से वो तलाक ले रहे हैं। अच्छा, क्या ये भी परिस्थिति होती है, क्योंकि कई बार ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं ग्रवित जी, ये क्या एक कोई कारक या कोई यहाँ पर ऐसा भी स्टैंड होता है, ऐसा बिंदु होता है जिसमें जो तलाक दे रहा है या ले रहा है, मान लीजिए पीड़ित महिला की बात कर ली जाए, अगर महिला तलाक दे रही है और इस बाबत वो बाकायदा गुजारा भत्ते की डिमांड करती है, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है, ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा जाए, या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज भी होते हैं जिसके तहत जो पति है उसको एक लूज पॉइंट मिल जाए और वहां पर उसको गुजारा भत्ता ना देना पड़े? क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है क्या? आपको मेरी आवाज मिल रही है ग्रवित जी? क्या अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर उन्होंने जानकारी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश हमने भी की है। साथ ही ग्रवित जी ने भी आपको बताया है कि आखिर तलाक को लेकर किस तरीके के कानूनी दावपेच होते हैं। वैसे तो ऐसी स्थिति कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बाकायदा एक आपसी सहमति के साथ बातचीत करके बाकायदा हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।